स्टैगर्ड वे में यहाँ पर निवेश कर रहे हैं और यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भी देखें, क्योंकि उसमें गोल्स के लिहाज से भी यहाँ पर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अमित सर, अभी क्या लग रहा है कि वैसे जो रेंज की बात कर रहे हैं, क्या रेंज रह सकती है और कल का जो बाजार जब खुलेगा क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है, कितनी गिरावट आ सकती है उसमें? अभिषेक जी देखिए, अभी 1,55,000 सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं अभी शो में आने से पहले यही सोच रहा था, हमारे दिमाग में दिन रात कैलकुलेशन ही चलते रहते हैं। अभी हमने 9% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हुए देखा, जिसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक बाजार 9% से बढ़ गए या फिर 9% से टूट नहीं पाए, जो भी एक्सवाइजेड जो भी बाजार के अभी मूवमेंट करेक्शन अपवर्ड चालू है। दूसरा, अगला वायदा जो अभी जून वायदा खत्म होने वाला है, अगला वायदा अगस्त वायदा रहेगा जो 3,000 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है, तो मोरलेस 2% के आसपास होता है। तो 9% और 2% अगर हम जोड़ देते हैं तो 11% के आसपास का होता है। अगर मार्केट जहां से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी वहीं पर वापस आ जाते हैं तो शॉर्ट सेलर को 11% का एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ से आज भी इनफैक्ट 1,500-2 हज़ार रुपए से करेक्ट होकर बाजार ओपन होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में $50 के आसपास डाउन है, तो 1,50,000 रुपए के आसपास एक अच्छी बॉटम है और 1,59,000 रुपए के आसपास एक टॉप है। ये दोनों की रेंज जब तक मेंटेन हो रही है तब तक बड़ा करेक्शन नहीं, बड़ा अपवर्ड मूवमेंट नहीं। 1,51,800 टू बी वेरी प्रिसाइज, 1,51 का मोटा मोटी अपन फिगर पकड़ लेते हैं। 1,51 कटने के बाद हो सकता है ये मंदी और थोड़ी गहराए 1,47 और 1,44 तक के लिए, लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटी 1,50 कटने के बाद ही बनेगी और 1,59 का तेज भी नहीं लग रहा है। तो ये 8-9 हज़ार रुपए की रेंज लगती है अभिषेक जी अभी। ठीक है सर, अगर ये 1,47 और 44 वाले लेवल जो है टच करता है गोल्ड, तो फिर क्या निवेशकों को एंट्री लेनी चाहिए यहाँ पर, और किस मतलब क्या एग्रेसिवली एंटर करना चाहिए या फिर थोड़ा सा ठहर कर ही एंट्री करें? नहीं दिव्या जी देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस मोमेंटम के लिए बाजार में बैठ रहे हैं। अगर आप 3-4% गेन करने के लिए बैठ रहे हैं तब तो आप अपना लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोस्पेक्ट ये है कि मुझे लंबे टाइम के लिए निवेश करना है और मुझे मोटा माल कमाना है, तो वो प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं। तब स्टैगर्ड वे में आप लोगों को एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी कि जब आप 10-20% का गेन, 30%, 40% का गेन करना चाहते हैं तो वहां पर नजरिया और स्ट्रेटेजी और एक्शन बदल जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से बाजार को पार्टिसिपेट करना चाहता है। अगर 4-5% के लिए गेन की रणनीति बना रहा है तो वो एक बार में एंट्री करके जहां 3-4-5% मिला वहां पर एग्जिट कर जाए तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर उसको लंबे नजरिए के लिए बाजार में एंट्री करनी है तो बाजार के उतार चढ़ाव को भी सहन करना पड़ेगा और ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं बॉटम बना चुका हूं। अपने SIP फंड को 24 महीनों में बांट दीजिए। जैसे कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके 24 भाग करने के बाद हर एक अमाउंट को 2 स्ट्रेटेजी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने अमाउंट को 24 भागों में बांट के जो आता है उसको हर महीने की एक तारीख फिक्स कर लीजिए और उस तारीख को इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ से 1-1% की गिरावट आती है तो आप अपने, जब मान लेते हैं 1,55,000 रुपए का भाव है तो 1-1% की गिरावट होने के बाद 24% गिरते तक आप लोगों को वहां पर एक्यूमुलेट करना है। तो इस तरह से एक इंसान अपनी रणनीति को बना सकता है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रेटेजी और किस माइंडसेट से बाजार को पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है सर, तो मतलब स्टैगर्ड मैनर में बेसिकली जैसे कि जितेंद्र सर ने भी एडवाइस दी भी थी कि टुकड़ों में जो है निवेश करना सही रहेगा। जितेंद्र सर के पास एक बार चलते हैं सर, गोल्ड ETF या फिर फंड ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म के नजर से भी अगर कोई जा रहा है तो कौन सा रास्ता चुने? ETF का चुने, फंड ऑफ फंड का चुने और डायरेक्ट SIP करें, डायरेक्ट लमसम अमाउंट डालें, या फिर STP के थ्रू भी एक रूट अच्छा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे और आपके सरप्लस पे। गोल्ड ETF में के अंदर आपको डीमैट अकाउंट रखना पड़ता है। अगर आप डीमैट अकाउंट रखते हैं और उससे कन्वीनियंट हैं तो गोल्ड ETF का ऑप्शन अच्छा हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, खासकर जो SIP मोड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन होता है। और जो डीमैट अकाउंट नहीं रखना चाहते और सीधा गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं। हाँ, गोल्ड ETF ज़रूर एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो जाता है, बट जैसा मैंने कहा कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सरप्लस है और आप किस तरीके से आप निवेश करना चाहते हैं। आपके पास लमसम है तो आप ज़रूर गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं, चाहे आपको स्टैगर्ड वे में करना हो। लेकिन अगर आप SIP के ज़रिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको बेहतर लगेगा। अब कैसे निवेश किया जाए, मेरा मानना है चाहे आप एक SIP तो रूट है ही आपके पास, लेकिन अगर आपके पास लमसम भी है तो स्टैगर वे में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर अप्रोच हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए
ये एनालाइज करना कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, ये शायद बॉटम होगा और इसके बाद मुझे पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेंगे, ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एनालाइज करना मुश्किल होता है। तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर हो जाता है। तो अगर आपके पास लमसम भी है तो आप उसको स्टैगर कर सकते हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर, और गोल्ड की जो वॉलेटिलिटी है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। अमित सर, शॉर्ट टर्म रेंज के लिहाज से अगर किसी को एंट्री करनी हो तो फिर वही बाइंग और डिप्स वाली सलाह रहेगी जो आप बता रहे हैं, या फिर कोई एक रेंज कल देख सकता है निवेशक? अभिषेक जी देखिए, अभी तो बाजार वीक लगते हैं, इमीडिएटली इंपल्सिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है हम यहाँ से और 2 से 3% की गिरावट देखें, वहां पर एक बार एंट्री प्लान कर सकते हैं। और टेक्निकल टर्म्स में भी जो हम कहते हैं कि बाउंस बैक आने की उम्मीद है, बाउंस बैक देखिए अभिषेक जी, बाजार कभी भी एक डायरेक्शन में एक ही बार में टूटता नहीं है यूजुअली। कभी कभी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बकवास, कोई वाहियात कोई न्यूज आ जाए तो बात अलग है। तो बाजार हमेशा से बाउंस बैक जरूर देते हैं। तो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में 1,51,000 1,52,000 के आसपास, यानी यहाँ से 2-3 हजार रुपए का और फॉल आए तो वहां पर एक मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए एंट्री पॉइंट बनता है 1,55,000 रुपए के टारगेट के लिए। लेकिन अभी तो 1,55,500 का भाव है, आज बाजार खुलता हुआ 1,54 के आसपास खुलना चाहिए, 1,54,000 रुपए के आसपास। तो यहाँ से और 1,500-2 हजार रुपए की फॉल आती है तो वहां पर एक बार अपॉर्चुनिटी को तलाश सकते हैं मोमेंटम और शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड्स के लिए। ठीक है सर, जितेंद्र सर के पास चलेंगे। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं गोल्ड ईटीएफ में 3 महीने में किस तरीके की ग्रोथ जो है देखी गई है, फोलियोस कितने बड़े हैं, किस तरीके से एयूएम बढ़ता हुआ नजर आया। देखिए स्क्रीन पर डेटा आ भी गया। अगर हम देखें फरवरी के महीने में, सबसे पहले निवेश को देखते हैं किस तरीके से निवेश आता हुआ नजर आया था। 5,254 करोड़ रुपए के आसपास जो है गोल्ड ईटीएफ में निवेश आया था। मार्च का महीना आता, उसके बाद निवेश थोड़ा कम हुआ, 2,265 करोड़ के आसपास हो गया। अप्रैल के महीने में फिर थोड़ी सी इसमें बढ़त दिखाई दी, 3,000 करोड़ के आसपास का निवेश अप्रैल के महीने में आया। उसके बाद अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें गोल्ड ईटीएफ में कितना एसेट फिलहाल ओवरऑल मैनेज हो रहा है, तो 1,83,000 करोड़ के आसपास फरवरी में जहां ये अमाउंट था, वो मार्च में जो है थोड़ा सा डिप इसमें नजर आया, यानी कि लोगों ने पैसा जो है गोल्ड ईटीएफ से निकाला और 1,71,000 करोड़ के आसपास जो है एयूएम यहाँ पर नजर आया। अप्रैल के महीने में देखिए फिर थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर नजर आई, 1,78,000 के आसपास जो है इतना एयूएम इसमें नजर आया। वहीं फोलियो की बात करें तो यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, 1,20,00,000 से ज़्यादा फोलियो फरवरी के मंथ में थे। वहीं मार्च की बात करें, यहाँ पर ग्रोथ और देखने को मिली, 1,23,97,000 के आसपास यहाँ पर फोलियोज बढ़ते हुए देखे। इसके अलावा अगर अप्रैल की बात करें, वहाँ से बढ़कर मार्च के महीने से बढ़कर अप्रैल में 1,24,75,144 के आसपास यहाँ पर हम लोगों ने फोलियोज यहाँ पर देखे हैं। जितेंद्र सर, फोलियोज तो यहाँ पर लगातार बढ़े हैं, लेकिन अगर निवेश यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली है, क्या वजह लग रही है इसकी? देखिए फोलियोज बड़े हैं तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो गोल्ड में बना हुआ है, और नए इन्वेस्टर्स भी हैं जो जुड़ रहे हैं, जो खासकर गोल्ड में भी निवेश कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो भी गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। अब वो हो सकता है जो अमाउंट है वो कम हो गया हो, उतना निवेश ना आ रहा हो, और उसका कारण था कि एक अनसर्टेनिटी का दौर था मार्च के अंदर। उस अनसर्टेनिटी में, क्योंकि अनसर्टेनिटी में गोल्ड जरूर जो है एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाता है, लेकिन जब अनसर्टेनिटी लीड करती है इन्फ्लेशन के लिए, इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो के लिए, तो वहाँ पे गोल्ड भी थोड़ा एज एन इन्वेस्टमेंट जो है वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट राइज करने शुरू करते हैं। और मार्च में वही जो है सिनेरियो बना था, और शायद अभी भी अगर हम देखें तो वही सिनेरियो कुछ बन रहा है। तो एयूएम गिरने का मतलब ये है कि जो टोटल मनी है, इनफ्लो है, वो कम आ रहा है, लेकिन फोलियोज बढ़ने का मतलब है रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी जो है लोग गोल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है सर, अजय सर के पास चलते हैं। सर अगर रैली की बात करें, पिछले 1 साल में तो गोल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी है। फिलहाल जो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, हालांकि ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आता हुआ गोल्ड नजर आया, लेकिन फिर भी जो लोग प्रॉफिट में, बुकिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये सवाल मुझसे? हाँ जी सर, अमित सर आपसे। हाँ, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिग्रेट नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाने का रिग्रेट नहीं होता है, तो एक बार मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि आपको कि भाई लंबे समय के लिए हमने निवेश किया है और बाजार को आप भी ऊपर देखते हैं और बाजार में ऊपर डिप आने पर आप पैनिक नहीं होते हैं, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो जिसने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से लिया हुआ था, 60% का गेन है अभी भी, ये हो सकता है इवेंचुअली, ऐसा पॉसिबिलिटी अभी के सिनेरियो से ऐसी लग रही है कि मान लीजिए बाजार यहाँ से कहीं नहीं जाता है दिव्या जी,
यानी यहीं पर खड़ा रहता और 1 साल तक, और ऐसा हो भी सकता है। हमने 5-5, 6-6 साल का एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी देखा हुआ है गोल्ड सिल्वर में। तो ये जो 60% का अभी रिटर्न दिख रहा है, ये इवेंचुअली अभी हम इसको 1 साल से 1 साल का देख रहे हैं, अगले साल 30, अगर यहीं खड़ा रहता है तो 30% पे आ जाएगा। यानी कि आपके रिटर्न 30, जब 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो 30% पे आ जाएंगे। तो लंबे समय, लंबे अवधि में जब आप इसको देखेंगे तो हो सकता है वो रिटर्न कम नजर आए, लेकिन भाव यहीं पर रहे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी मैंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिया था और यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, तो एक बार अपनी भी बात सुन लीजिए, हमारी भी बात सुन लीजिए और मोदी साहब की बात भी सुन लीजिए। सर, इस बीच एक दर्शक हैं रवि अचान करके, ये कह रहे हैं कि 1,52,000 पे सेल किया है गोल्ड, अभी क्या कर सकते हैं उसमें? मेरे ख्याल से ऑप्शंस की बात हो रही है, फ्रॉम रॉन्ग। 1,52,000 रुपए फ्यूचर सेल किया होगा जी वही कह रहे हैं, हाँ सर, फ्यूचर। और ये फंसे हुए हैं इंपोर्ट ड्यूटी आने अनाउंसमेंट होने के पहले के। तो मुझे लगता है आज आपको एक अच्छी खासी एग्जिट मिल जाएगी। 1,54,000 रुपए के आसपास तो मिलना बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपने स्टॉप लॉस को कम से कम अब डिफाइन कर लीजिए। जब तक 1,59,200 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक तो आप इसको होल्ड। चलिए ठीक है, तो ये राय जो है निकल कर आती हुई। अगर जितेंद्र सर के पास चलें और सिल्वर पर थोड़ी सी चर्चा अगर छेड़ें, गोल्ड पर बात हो रही है लेकिन सिल्वर भी ऐसी कमोडिटी जो पिछले 1 साल में काफी ज्यादा सुर्खियों में आती हुई नजर आई है। जितेंद्र सर के पास चलते हैं। जितेंद्र सर, सिल्वर ETF पर अगर मैं आपसे सवाल लूं, पोर्टफोलियो में क्या अभी जगह देना सिल्वर ETF को सही रहेगा, और अगर हाँ तो कितना स्पेस देना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हिस्सा हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि सिल्वर ETF में नहीं निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन में जो आप गोल्ड को हिस्सा देते हैं उसी के अंदर आपका सिल्वर का एलोकेशन होना चाहिए। सिल्वर का हम कोई अलग से एलोकेशन करने का मेरा व्यू नहीं है। जो 15% तक आप जाते हैं गोल्ड को एसेट एलोकेशन में, उसी के अंदर आप जो है सिल्वर का भी रेशो कर सकते हैं। अब कितना रेशो होना चाहिए बहुत कुछ डिपेंड करता है आप सिल्वर की वोलेटिलिटी को कितना समझते हैं और कितना टॉलरेट करते हैं। बट मे बी एन आइडियल ऑप्शन शायद 60-40 का रेशो अगर आप रखते हैं तो जो है आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो में सिल्वर भी आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न को एनहांस कर सकता है। तो इसलिए दोनों का मिक्सचर जो है आपके पोर्टफोलियो में अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि 60-40 का रेशो, मैंने कहा है कि शायद 60-40 का रेशो जो है वो ठीक रहेगा। 60% गोल्ड आपने रखा हुआ है, 40% सिल्वर आपने रखा हुआ है। बाकी आपके रिस्क टॉलरेंस और कितना आप वोलेटिलिटी को समझते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अमित सर, अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। जो 1,52,000 पे सेल किया था उन्होंने फ्यूचर्स, जी 1,52,000 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। मुझे लगता है आज ही आपके भाव मिल सकते हैं, आजकल में आपके भाव मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बने रहिए, आप अपनी कॉस्ट पे एक बार एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है सर। एक और हमारे व्यूअर ने इसी बीच रंजीत सिंह इनका नाम है, इन्होंने भी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में सवाल भेजा। कह रहे गोल्ड 1,48,000 पर बाय किया था, फिजिकल में क्या करना चाहिए सर? अमित सर। दिव्या जी, अभी बड़ा डेंजर टाइप से देखिए, अभी ना पिछले 22 साल से मैं इस बाजार को देख रहा हूँ। पिछले 4 सालों में इतनी जो कभी चीजें देखी नहीं गई वो सब चीजें भी अभी हम देख रहे हैं। यानी बाजार ने ये मान लिया है कि अब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एजुकेट हो गए हैं, तो अब उनको भी गुमराह करना है। जैसे कि अभी फिजिकल वायदे कारोबार में 30,000 रुपए तक का डिफरेंस देख रहे थे हम। हमारे MCX में 3 लाख रुपए में चांदी बिक रही थी और फिजिकल में 2,70,000 रुपए के रेट चल रहे थे। तो अभी 1,48,000 रुपए का आपने खरीदा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के भाव में अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको यहाँ से भी डिस्काउंट में, यानी हो सकता है 1,50,000 रुपए में आपको बेचना पड़े। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि हाई से ऑलमोस्ट हम 5,000 रुपए टूट चुके हैं, और इनफैक्ट ज्यादा टूट चुके हैं, 7,000 रुपए टूट चुके हैं। तब आपने बुक नहीं किया, और लंबे समय की अवधि के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करके रखिए। वरना 1,56,000 रुपए के आसपास जब MCX में भाव आता है तो फिजिकल में 1,52, 1,53 का रेट मिलता है, तो वहां पर आप अपनी पोजीशन को वाइंड अप करके थोड़ा वेट कर सकते हैं। सर, सिल्वर में लास्ट टाइम आपने मतलब ऑब्वियस बात है, जो टारगेट थे वो हिट हो गए, 3 लाख के आसपास के थे। अभी क्या लग रहा है सर कि 3 लाख के दोबारा यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कुछ शॉर्ट टर्म में? अभिषेक जी, कैसा है ना, जैसा मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, इनफैक्ट फरवरी से मेंशन कर रहा हूं कि बाजार टाइम करेक्शन में है। टाइम करेक्शन में बाजार ऊपर और नीचे दोनों साइड चलता है। एक बार इसने मंदी वालों को देव दिखा चुका है, अब हो सकता है तेजी वालों को देव दिखाए। एक बात क्लियर है कि 2,82,500 के नीचे जब तक MCX वायदा कारोबार चल रहा है
स्पेशली जुलाई वायदे की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी ट्रिगर हो जाए इसकी संभावनाएं कम है। और प्रोबेबली हम 2,50,000 रुपए, 2,44,000 रुपए के आसपास इसको सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। तो बाजार एक लिमिटेड दायरे में वोलेटाइल रहने की बहुत उम्मीद है। तो तभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि दिव्या जी, अभिषेक जी की जिस तरह से आपका माइंडसेट है, जिस तरह के आप इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हैं, उस हिसाब से एक्शन प्लान को पहले से फिक्स रखिए कि आज मैंने 2,50,000 रुपए पे लिया है, 2,70 मिलता है तो मैं एक बार मोकला हो जाऊंगा। अब कई लोग ऐसे भी अभी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 3 लाख रुपए का टारगेट देने के बाद आपने ही अपने वीडियो में ये कहा था कि अगर 3,01,500 के ऊपर स्टेबल होती है तो 3,20 तक चली जाएगी। 3,01,500 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पाई, क्लोज नहीं हो पाई, रुक नहीं पाई, लेकिन लोग 3,20,000 रुपए की होप्स बढ़ाकर अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। अभी भी कुछ लोगों के ऐसे हैं सवाल। तो मुझे ऐसा लगता है अभी बाजार साइडवेज रहने की उम्मीद है। अभिषेक जी, बहुत बड़ा जंप आ जाए और बहुत टूट जाए इसकी उम्मीद कम है, लेकिन हाँ, जैसे 2,70 से 3 लाख रुपए चले गई थी, वैसे 2,50 से 2,20 भी आ जाए तो इसमें सरप्राइज नहीं होना है। ये बाजार की एक नॉर्मल वोलेटिलिटी है।